हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर, यानी कि 22 से लेकर 28 जनवरी 2024 के बीच का आपका जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर, उसको मैं कवर करने वाली हूँ। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज के हमारे वीडियो का पहला प्रश्न, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछा है कि भारत रत्न 2024 ये किसे मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, ये है कर्पूरी ठाकुर जिन्हें मिला है 2024 का भारत रत्न। ठीक है, मरणोपरांत मिला है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो ये थे बिहार के। तो देखिए, भारत रत्न की अगर हम बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत रत्न की स्थापना ये हुई थी 1954 में। और जो प्राप्तकर्ता होते हैं उन्हें राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि एक प्रमाण पत्र मिलता है, और साथ ही में एक पीपल के पत्ते के आकार का जो है पदक वो भी मिलता है। फिर एक किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पोली उम्रिगर पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें मिला है पोली उम्रिगर पुरस्कार, तो ये कौन है? ये है शुभमन गिल। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। सचिव की बात कर लेते हैं तो ये है जय शाह। मुख्यालय तो ये है इसका मुंबई में, और स्थापना तो ये हुई थी दिसंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ ये मनाई गई है? तो अभी हमने रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट किया है 26 जनवरी को, और 2024 में जो वर्षगांठ मनाई गई है ये मनी है 75th यानी कि 75वीं। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस वर्ष जो हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए थे वो कौन थे? तो वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे इमैनुअल मैक्रोन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एक कौन सा राज्य भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना है? तो देखिए, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला चौथा राज्य तो ये बना है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यूपी के काफ़ी सारे एग्जाम आ रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला चौथा राज्य ये बना है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाले पहले 3 देश कौन थे? अब आपके माइंड में जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो आएगा कि ये बना है चौथा। तो स्टार्टिंग के 3 ये कौन थे? तो इनके नाम है गुजरात राज्य, उड़ीसा और साथ ही में तमिलनाडु। और इन सब में सबसे पहला कौन था? तो ये था गुजरात, यानी कि गुजरात जो है वो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब कोई भी नीति हो, कोई भी योजना हो, उसकी पॉलिसी तो ज़रूर होती है, मतलब उसकी उद्देश्य तो ज़रूर होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक नए निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर के लिए हमने पॉलिसी बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट है, जो इसमें निवेश करते हैं लोग, अलग अलग बिजनेसमैन आएंगे तो वहाँ से इसमें निवेश करेंगे, और इसी चीज़ को आकर्षित करने के लिए इस नीति को लागू किया गया है। और चौथा राज्य ये बना है कौन सा? उत्तर प्रदेश। शुरू के 3 कौन थे? गुजरात थे, उड़ीसा थे और तमिलनाडु थे, और इन सब में सबसे पहला तो ये था गुजरात। फिर है भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? तो ये कब मना है? तो ये मना है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, आजकल जो है ना एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी को देखते हुए ध्यान रखिएगा कि संस्करण भी पूछ लेते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मना है 14वां, कब मना है? 25 जनवरी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट ज़रूर डालेंगे हम, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग एंड आई वोट फॉर श्योर। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ये करते हैं कि अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है जो हिंदी में प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इंग्लिश में स्किप कर देता है थीम को। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको हिंदी के साथ साथ जो है वो इंग्लिश की जो थीम है ना उसको भी याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल क्या हो रहा है वो डायरेक्टली हिंदी में नहीं इंग्लिश में थीम देते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। और उद्देश्य क्या है?
तो वही नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताना और चुनावी जागरूकता को पैदा करना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य होता है। अगला है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024। ये कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की अगर हम बात करें तो ये मना है अगेन 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। थीम क्या है इसकी? तो थीम है स्टेबल एनर्जी जर्नी टाइमलेस मेमोरी। और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना। फिर है कुचिपुड़ी नृत्यांगना पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ध्यान रखिएगा, इनका संबंध ये है तेलंगाना से। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की, तो टोटल 19 बच्चों को ये सम्मान मिला है, जिसमें 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अब यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात आई है तो ध्यान रखना कि कुचिपुड़ी जो है ये बेसिकली कहाँ का नृत्य है? ये है आपका आंध्र प्रदेश का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर रवि कुमार दहिया ने फ्रांस के नीस में आयोजित कुश्ती टूर्नामेंट ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने पदक जीता है ब्रॉन्ज। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस प्रसन्ना बी बराले। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें प्रावधान है कितना? 33 + 1, यानी कि 33 आपके न्यायाधीश होंगे और एक आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है, तो अभी जो है 33 + 1 में यहाँ पर 32 थे, तो एक यहाँ पर किसे अपॉइंट किया गया है? ये हुए हैं जस्टिस बी वराले, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अभी पूरे 34 जज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड से हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली मेलेस्टिक टाइगर सफारी ये स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी कहाँ पर? उड़ीसा के मयूरभंज में। ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ये मेलानिस्टिक बाघ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ प्रकार होता है और इन बाघों को हम ब्लैक टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये सफारी यहाँ पर हो रही है, तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है नंदन कानन चिड़ियाघर से अधिशेष बाघों और जंगली के लिए अयोग्य लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त बाघों को घर देना। मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि जो बाघ है ना उनको घर देने की यहाँ पर बात चल रही है उनके लिए। ठीक है, फिर है ब्रिटेन में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कानून और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? अजीत मिश्रा को। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुई हैं उत्तर प्रदेश की दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं दीप्ति सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और इन्हें ही अभी BCCI ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में सम्मानित किया है। अगर हम बात करें BCCI की, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, सचिव है जय शाह, मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना ये हुई थी दिसंबर 1928 में। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक ये किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है साइमा वाजिद को। ऑप्शन नंबर सी ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इनको देख सकते हैं, ये है इमेज साइमा वाजिद की। अब देखिए अगर किसी ने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ, इनकी नियुक्ति तो पहले हो चुकी थी लेकिन शपथ ग्रहण समारोह इन्होंने अभी लिया है, तो इसलिए वापस से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डाला है आप सभी के लिए कि दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक ये किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है साइमा वाजिद को। साइमा वाजिद कौन है? तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी ये बेटी है, ये आपको ध्यान रखना है।
WHO की बात करें तो मुख्यालय इसका जेनेवा में है, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, इम्पॉर्टेंट है ये। और महानिदेशक तो ये हैं डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024, ये कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 ये मनाया गया है कब? तो ये मना है आपका 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। थीम इसकी ध्यान रखनी है आपको, यह है स्थायी शांति के लिए सीखना, यानी कि लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। और इसकी जो शुरुआत हुई थी दिवस को मनाने की, ये हुई थी 2019 में। फिर है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये प्रदान किया गया किसको? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश की स्थापना ये 1942 में हुई थी। और ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। अब ये पुरस्कार क्यों देते हैं? तो ये पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें महिला एकल का खिताब ये जीता है ताई त्सु यिंग जो कि ताइवान से है। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 को यूनॉक सनराइज इंडिया ओपन 2024 के नाम से भी जाना जाता है। आयोजन स्थल है इसका कहाँ पर? नई दिल्ली केडी जादव इंडोर स्टेडियम में हुए थे 16 से लेकर 21 जनवरी के बीच में। और यहाँ पर तो देखिए, मैंने बताया महिला एकल में। वहीं बात करें पुरुष एकल में खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल में खिताब जीता है चीन की शी यू क्यू ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गो अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम है इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सही आंसर है इसका उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है वहाँ पर ये बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत में पहली बार गाय को संरक्षण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तुलुकपुर गांव में पहला गाय अभयारण्य को बनाया जाएगा। और इस अभयारण्य को बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। फिर है, जनवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है जापान। ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जापान के स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन यानी कि स्लिम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला यूएसए, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद में जापान, ये 5वां देश बन गया है। यानी कि स्टार्टिंग में 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी? यूएसए है, सोवियत संघ है जिसको अब रशिया के नाम से हम जानते हैं, चाइना है, भारत है, और अभी बना है कौन सा? जापान। इसका ये मिशन आपको ध्यान रखना है स्लिम, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसकी स्लिम अभी चर्चा में था, जिसमें SLIM आपको देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि L का मतलब यहाँ पर क्या था। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आजकल बन रहे हैं, तो इसीलिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी है आपको, हर तरीके से प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाना है। तो ध्यान रहेगा, स्लिम की फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून मिशन। फिर एक कौन सा विश्वविद्यालय श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो ये है आपका काशी विश्वविद्यालय, या फिर आप कह सकते हैं इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, गीता के उर्दू संस्करण पर जो शोध कार्य है वो जम्मू कश्मीर के डॉक्टर हैं बलबिंदर सिंह, उन्होंने किया है। और बलबिंदर सिंह अभी गीता के उर्दू संस्करण पर शोध करने के बाद अब रामायण के उर्दू अनुवाद पर भी शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा दीपक ये किस शहर में जगमगाया है? तो आप सभी ने न्यूज़ सुनी थी 22 जनवरी की, जिस दिन हुआ था हमारे प्यारे राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर में, ठीक है। तो उसी में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जला था। तो ये कहाँ पर हुआ था? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? अयोध्या में। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 22 जनवरी 2024 जिस दिन हुई थी प्राण प्रतिष्ठा, उसी दिन ये सबसे बड़ा दीपक दुनिया का जलाया गया था।
और इसको 300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा दीपक के नाम से भी मैं इसको मतलब कह सकते हैं कि ये चर्चित था कि कितनी फीट ऊंचाई पर था, 300 फीट पर। और इसने कितना क्विंटल कपास था, तो 1.25 क्विंटल इसमें कपास का इस्तेमाल हुआ था और 21,000 लीटर इसमें इस्तेमाल किया गया था। फिर हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो देखिए, आपने न्यूज़ सुनी होगी किसकी, एक हरियाणा में होता है गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो उसी के बिहाफ पे जो है वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हरियाणा के गुरुग्राम फरीदाबाद में वो स्थापित करेंगे क्या, साइंस सिटी को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा, तो वही विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फरीदाबाद गुरुग्राम जिले में 50 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी बनाने की घोषणा की है। अब देखिए, ये मैं आपको बताया है अभी कि ये जो महोत्सव हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था और इसकी थीम थी अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक समर्पण यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक रिलेशन इन अमृत काल। अब 2023 में यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, 2023 का ये था लेकिन हुआ ये अभी है 24 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था लार्सन एंड टर्बो, तो LNT जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। LNT की बात कर लेते हैं। मुख्यालय है इसका मुंबई में, स्थापना हुई थी 7 फरवरी 1946 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं S नारायण सुब्रमण्यम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या राम मंदिर को किस वास्तुकला शैली में बनाया गया? तो ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसका सही आंसर है नागर स्टाइल यानी कि नागर शैली, ऑप्शन नंबर ए। 3 शैली कौन कौन सी होती है? तो ये नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैश्य शैली। बेसिकली जो नागर शैली में टेम्पल बनते हैं तो वो उत्तर भारत में देखने के लिए मिलते हैं, द्रविड़ शैली के दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें वैश्य शैली की तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि जो नागर शैली है और द्रविड़ शैली इन दोनों को ब्लेंड कर दो तो आपको देखने के लिए मिलती है वैश्य शैली। फिर उत्तर प्रदेश में स्थित जो अयोध्या राम मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा और साथ ही में आशीष सोमपुरा यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अरुण योगीराज कौन है? तो वो जिन्होंने राम लला जी की मूर्ति बनाई है वो है कौन? कर्नाटक के अरुण योगीराज। तो देखिए, चंद्रकांत सोमपुरा जो कि 77 वर्ष के हैं और उनके बेटे आशीष सोमपुरा, इन्होंने अयोध्या राम मंदिर को डिज़ाइन किया है। और वहीं चंद्रकांत सोमपुरा के जो पिता थे प्रभा शंकर, वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर वही है जो आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसको लौटा था किसने, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो स्वर्ण भंडार की अगर हम बात करें तो इस मामले में भारत का स्थान ये आता है 90वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर डी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सोने के भंडार के लिहाज से जो है शीर्ष 20 देशों की सूची में भारत जो है वो 9वें स्थान पर आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात अगर हम करें तो पहले पर आता है अमेरिका, दूसरे पर आता है जर्मनी और तीसरे पर आता है इटली। फिर है, किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मिशन X3 को जनवरी 2024 में लॉन्च किया है? तो ये क्या है स्पेस एक्स ने, जो कि अमेरिकन कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब थोड़ा मिशन एक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो मिशन एक्स को स्पेस एक्स के जो फैल्कन 9 रॉकेट है उससे अमेरिका के कैनेडी से लॉन्च किया गया और इसमें खास बात ये थी कि इसमें पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री को शामिल किया गया था। इसमें जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल था इसका नाम फ्रीडम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर एप्पल कंपनी को पछाड़कर जनवरी 2024 में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात आई है तो स्थापना हुई थी इसकी 1975 4 अप्रैल को। मुख्यालय है इसका USA में और चेयरमैन इसके वर्तमान में भारतीय मूल के सत्य नडेला। फिर 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 2024 तक अगर हम बात करें तो विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रांस। यहाँ पर क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से देश के चीफ गेस्ट को हमने आमंत्रित किया है। तो अभी हमें पता है कि जो 26 जनवरी गई है उसमें आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि थे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो उसी के साथ में 6 बार ऐसा हुआ है कि हमने फ्रांस के लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये मुख्य अतिथि होंगे। और यूनाइटेड किंगडम जो है यानी कि यूके, वो 5 बार गणतंत्र दिवस परेड में आमंत्रित किया गया है। फ्रांस की अगर हम बात करें, राजधानी है पेरिस और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के गैब्रियल अटल। देखिए, ये जो थे ना इमैनुअल मैक्रोन, ये पूर्व थे, मतलब घोषणा तो कर दी जा चुकी थी कि आपको इनवाइट किया गया है, लेकिन उसके बाद में अभी जो नए बने हैं ना वहाँ पर, तो वो बने हैं गैब्रियल अटल। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, ठीक है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में, तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री तो है वहाँ के गैब्रियल अटल जो कि अभी बने हैं, और राष्ट्रपति है वहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। और मुद्रा जो यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, तो वो है यूरो। फिर एक किस राज्य में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जो है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का निर्माण करेगी, तो ये करेगी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक किस देश ने अब तक की सबसे ऊंची कक्षा यानी कि 750 किलोमीटर में सुरैया उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, तो ये किसने किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ईरान। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, सुरैया उपग्रह को ईरान के अर्धसैनिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के घेम-100 रॉकेट के माध्यम से कक्षा में स्थापित किया गया था। और ये जो एक अनुसंधान उपग्रह है जिसका वजन है लगभग 50, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सुरैया उपग्रह विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिसका उपयोग मौसम के पैटर्न, पृथ्वी के संसाधनों और पर्यावरण सहित अंतरिक्ष के विभिन्न पहलुओं पर डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, उसमें आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जनवरी से दिसंबर तक का पूरा आपका कंपाइलेशन है यहाँ पर, आप इसको परचेज़ ज़रूर कीजिएगा। आपका 2023 का जो भी करंट अफेयर है यहाँ से कवर हो जाएगा। इसी के साथ में पॉलिटी की पीडीएफ है जहाँ पर आपको मोर देन 5000 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आपका पूरा पॉलिटी का सेक्शन ये भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इनको भी आप परचेज ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है www.ravibooks.pdf.com। फिर किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी ने विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में भाग लिया है, तो ये है साहिल ठाकुर जो कि एल्पाइन स्कायर हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साहिल ठाकुर की बात करें तो इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स की बात कर लेते हैं। आयोजन ये हुआ है होगा मतलब 19 फरवरी से 1 फरवरी 2024 के बीच में। संस्करण इसका चौथा, और आयोजन स्थल तो ये है आपका दक्षिण कोरिया में। और मोटो है इसका क्या, ग्रो टुगेदर शाइन टुगेदर। फिर जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ किया गया है, तो ये हुआ है कंपाला यानी कि युगांडा में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आयोजन तिथि क्या थी, तो 20 से लेकर 22 जनवरी के बीच में ये हुआ है। G77 की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 15 जून को। मुख्यालय इसका जनेवा में है और इसमें जो है 134 विकासशील देशों का एक गठबंधन है। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो मलेरिया मुक्त घोषित किसे किया है, ये किया है अफ्रीका के केप वर्डे को। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए, केप वर्डे जो है ना मलेरिया से मुक्त होने वाला अफ्रीका का तीसरा देश है और दुनिया का 43वां देश है। तो अफ्रीका का तीसरा है, तो इससे पहले दो कौन थे, तो वो थे आपके मॉरिशस और साथ ही में अल्जीरिया। मॉरिशस ये हुआ था 1973 में और अल्जीरिया ये हुआ था 2019 में। WHO की बात कर लेते हैं तो फुल फॉर्म में स्थापना हुई थी 1948 7 अप्रैल में। मुख्यालय इसका जनेवा में है और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है, तो ये है 16 वर्ष से कम बच्चे, यानी कि 16 वर्ष से कम बच्चे अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें कम एज के बच्चे भी जो है पढ़ते हैं। तो अब ये बात हुई है कि कोचिंग केंद्र में 16 साल से कम बच्चे वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ऐसा फैसला लिया क्यों गया, तो देखिए आपने कई मामले सुने हैं आग से रिलेटेड की आग लग गई है क्लास में, या फिर सुविधाएं की कमी होती है, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता, इन सभी शिकायतों की वजह से जो है ये फैसला लिया गया है। और कोचिंग संस्थान अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर आदित्य विजय ब्रह्मणे को मरणोपरांत वीरता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया। इनका संबंध किस राज्य से है,
तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताया था ऑलरेडी कि 19 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, और ये एक बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2018 में। ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन ये किसके द्वारा ये आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है आपका किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें नाटो के सभी 31 देश शामिल थे और ये कई जगह पर हुआ है। हम करते हैं ना कि मतलब अभ्यास जहाँ पर होते हैं तो हम उसके लोकेशन को ध्यान रखते हैं, लेकिन ये कई सारी जगह पे हुआ है, तो इसलिए आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि नाटो ने किया है इसको मतलब ऑर्गेनाइज। और नाटो की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1949 में, और ये 31 मेंबर कंट्री 31 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और इसमें जो लेटेस्ट 31वां मेंबर बना था ये था आपका फिनलैंड। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुख्यालय इसका ब्रसेल्स में है और महासचिव इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। फिर रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है किसने? इनका सही आंसर है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IUCN, ने किस प्रजाति को पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो ये किया है हिमालयन वुल्फ को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए हिमालयन वुल्फ को तिब्बती भेड़िया के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि चीन, नेपाल, भारत, भूटान इन सभी देशों के हिस्सों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। IUCN यहाँ पर आया तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1948 में और मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने देश की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हैवीश्योर। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए हैवीश्योर एक 2 खुराक वाला टीका है। इसकी पहली खुराक 12 महीने से ऊपर की उम्र में दी जाती है। वहीं दूसरी खुराक की बात करें तो पहली खुराक के कम से कम 6 महीने के बाद ये दी जाती है। फिर संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जो कि ये खंजर 2024 का 11वां संस्करण, ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है खंजर किस किस के बीच में? इसका 11वां संस्करण है। कहाँ पर हुआ है ये ध्यान रखेंगे, और किसके साथ हुआ है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ है किर्गिस्तान के साथ में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखिएगा। आयोजन तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ये हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व ये किया है पैराशूट रेजिमेंट के द्वारा, और किर्गिस्तान के द्वारा हुए स्कॉर्पियो ब्रिगेड ने। किर्गिस्तान की बात कर लेते हैं। राजधानी है बिश्केक, मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के सदीर जापारोव। फिर संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो अगर हम बात करें चक्रवात 2024, तो ये दूसरा संस्करण है। पहला जो है इससे 1 साल पहले ही हुआ था, साइक्लोन 1 के नाम से उसको जानते थे, और ये साइक्लोन 2 या फिर आपके साइक्लोन का मतलब चक्रवात का दूसरा संस्करण। तो ये हुआ है बेसिकली भारत और किसके बीच में? मिस्र के बीच में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत और मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास ये 22 जनवरी को मिस्र की असांज में शुरू हुआ, और इसका पहला संस्करण ये हुआ था साल 2023 में। मिस्र की बात कर लेते हैं। राजधानी है काहिरा, राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह अल सीसी, और मुद्रा है यहाँ की पाउंड। फिर प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए सूर्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल को स्थापित करना। पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है? तो यह है कि यह योजना मुख्य रूप से कम आय वाले और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए होगी, और आवेदक जो है वो 18 वर्ष से अधिक आयु के साथ साथ भारत का स्थायी नागरिक भी होना चाहिए। फिर केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में AI आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है अनुवादिनी ऐप। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अनुवादिनी ऐप का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना, और केंद्र सरकार ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है डॉक्टर रितु करिधल और साथ ही में नवीन तिवारी को, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि बोथ A एंड B।
तो देखिए, रितु करिदल श्रीवास्तव एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर है जो भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो में कार्यरत है। नवीन तिवारी एक भारतीय उद्यमी है और इन मोबी के संस्थापक और सीईओ है। ये आपको ध्यान रखने की इन कौन कौन से पद पर ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर शामिल हैं। अब ये अवार्ड क्यों देते हैं? तो देखिए, कला, संस्कृति, कृषि, उद्यमिता, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य आदि जैसे विषय, विभिन्न विषयों में क्षेत्र विशिष्ट व्यक्तित्व को से जुड़े व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 16 साल की बातचीत के बाद में भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हुए हैं किसके साथ में? स्विट्जरलैंड के साथ में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है? तो मुक्त व्यापार समझौता होता है बेसिकली 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में एक समझौता जहां देश कुछ दायित्वों पर सहमत होते हैं और जो वस्तुएं और सेवाओं में व्यापार को प्रभावित करते हैं और निवेशकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ अन्य विषयों पर भी सहमत होते हैं। फिर है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने पुरुष वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है शुभमन गिल को। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बीसीसीआई की बात करें तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अध्यक्ष है रोजर बिन्नी, सचिव है जय शाह, मुख्यालय है मुंबई में, स्थापना हुई थी 1928 में। फिर है गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया है हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो कि है जगदीप धनखड़ जी। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और देशों को बांधने वाले साझा मूल्य का उत्सव मनाना। फिर जनवरी 2024 में सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय यानी कि शाप की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आयोजन कहाँ हुआ है? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और उद्देश्य क्या है इसका? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उसकी विविध योजनाओं में सामाजिक अक्षेपण को संस्थागत बनाने में मार्गदर्शन करना। फिर इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात की लेन देन निष्पादित करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो ये बना है यश बैंक। ऑप्शन नंबर ए। यश बैंक की बात कर लेते हैं तो वर्तमान सीईओ ये हैं प्रशांत कुमार, संस्थापक है राणा कपूर अशोक कपूर और स्थापित ये हुआ था 2004 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिर है पराक्रम दिवस 2024 जिससे हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाते हैं और इस बार बनी है 127वीं जयंती। तो ये कब मनाया गया है? तो ये बना है 23 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। फिर किस देश ने पहली बार स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो ये क्या? अमेरिका के सिलिकॉन वैली ने। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अब मैंने आपको बताया हिंदी विश्व भाषा हिंदी, तो हिंदी के बारे में हम जान लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम 10 जनवरी को और इस वर्ष की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना यानी कि लिंकिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किए हैं? तो ये किए 19 बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी। क्यों देते हैं? तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शैक्षिक हो उपलब्धियां, सामाजिक सेवा, कला एवं संस्कृति, खेल और बहादुरी में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और इस बार 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 9 लड़के और 10 लड़कियों को ये पुरस्कार दिया गया है। और 15 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितने रुपए मिलते हैं? 1 लाख रुपए की नगद राशि यहाँ पर दी जाती है। फिर किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुई है कौन? आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डेनिस फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये भारत में आए हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होगा। तो उद्देश्य है भारत संयुक्त राष्ट्र संबंधों को मजबूत करना, वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाना और गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेना इस यात्रा का उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्ष इसके कौन? डेनिस फ्रांसिस।
फिर है कारगिल की पर्यटन विभाग ने कहाँ पर जातीय खाद्य उत्सव जो कि है ममनी महोत्सव इसका आयोजन किया है? तो ये किया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है जम्मू कश्मीर के किस मंदिर में गोल मेला का आयोजन ये किया गया है? तो गोल मेले का आयोजन ये हुआ है आपका जगन्नाथ मंदिर जो कि उधमपुर में है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है किस केंद्र शासित प्रदेश में शांति के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 की 12वीं महासभा का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि 12वीं महासभा में जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन संविधान को संशोधित किया गया और साथ ही में नए पदाधिकारियों का चुनाव किया गया और संगठन के भविष्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1970 में। किसने की थी? तो भारत, श्रीलंका और नेपाल के धार्मिक नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से इसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मंगोलिया में है। कहाँ पर? उलान बटोर बेसिकली। अगला क्वेश्चन है किस शहर में केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है। किसने? केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने। तो देखिए आयुष दीक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है? क्षमता विकास, मानव संसाधन को मजबूत करने, अनुसंधान और विकास की सुविधा प्रदान करने, राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। फिर है भारत के 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस ये मनाया 21 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय द्वारा मतलब मेघालय राज्य ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ये पूर्ण राज्य बन गए थे। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में श्री खोडलधाम ट्रस्ट ने कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है कहाँ पर? गुजरात के राजकोट में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है पर्यटन मंत्रालय ने किस मंत्रालय के सहयोग से अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लक्ष्य क्या है इसका? तो लक्ष्य है रामसर स्थलों पर प्रकृति पर्यटन को मजबूत करना, जो रामसर कन्वेंशन के तहत नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड है, और साथ ही रामसर स्थलों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका भी प्रदान करते हैं। फिर एक किस शहर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 ये आयोजन किया गया है? तो डेजर्ट फेस्टिवल की बात करें तो ये हुआ है आपका राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये कब से कब होगा? 22 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में होगा। थीम होगी इसकी बैक टू द डेजर्ट। फिर है हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष धावक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मान सिंह। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए 2017 में अब ये बने हैं दूसरे, तो पहले कौन थे? तो 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे, पुरुष थे। कौन? गोपी थोनाकल ये थे। और अगर हम बात करें मानसिंह की तो इन्होंने चीन के हुआंग योंगझेंग को 65 सेकंड के अंतराल से यहाँ पर हराया है। फिर एक किस शहर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने वाली पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पुणे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्देश्य इसका विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन करना, और यह पायलट प्रोजेक्ट पुणे के पास पिरंगुंड औद्योगिक स्टेट के प्रांच उद्योग समूह के अनुसंधान और विकास विभाग में स्थापित किया गया है। फिर है ब्रेव हार्ट ऑफ असम लचित बुरफाकुन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है कौन? अरुण कुमार दत्ता। ऑप्शन नंबर बी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो वो क्या? हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। ऑप्शन नहीं है यहाँ पर ध्यान रखने का, ये रखना है आपको अमित शाह जी, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में वार्षिक भारत पर्व की मेजबानी की है? तो ये किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यटन मंत्रालय।
तो देखिए, उद्देश्य है लोगों को भारतीय संस्कृति और विरासत से रूबरू कराना। और 2016 से आयोजित होने वाला ये भारत पर्व उत्सव इस वर्ष 23 से लेकर 21 जनवरी 2024 तक मनाया गया है। फिर 21 जनवरी 2024 को मैक्सिको के किस शहर में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ है मैक्सिको के शहर जो कि क्वेरतारो में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के उद्घाटन जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसी के साथ में भारतीय प्रवासियों को मैक्सिको में भी अपना पहला राम मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ये लेकिन एक दिन पहले हुआ, 21 जनवरी को। ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो ये हुआ है मैक्सिको के क्वेरेटारो में। और इससे पहले उन्होंने वहाँ पर पहला हनुमान मंदिर भी स्थापित किया था। फिर जनवरी 2024 में डकार रैली 2024 के सबसे उम्रदराज विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं कार्लोस सेंच जो कि स्पेन से हैं। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, कार्लोस सेंच ने 61 वर्ष की आयु में चौथी बार डकार रैली का खिताब अपने नाम किया है और इनको हम एल मैटाडोर के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे आपके टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करंट अफेयर ऑफ लास्ट वीक। होपफुली आपको सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपने सभी को रिवाइज भी यहाँ पर साथ साथ मेरे करते हुए चले होंगे आप। तो अब हम, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है कि अयोध्या राम मंदिर में 161 फीट ऊंची रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई है? इसका आंसर आप मुझे दोगे और साथ ही में आपको ना इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट पता है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और इसी के साथ मैंने आपसे बीच में भी एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी आप मुझे बताओगे। और फिर है बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान जो कि है भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो आज के लिए इतना ही है। और इसके अलावा हमारी PDF मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि www.ravibooks.pdf.com। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।